नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। आज मैं आपके साथ अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करने वाली हूं। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपने न्यूमेरिकल पोर्शन को भी बहुत अच्छे से समझा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असेंशियल्स ऑफ एन आइडियल एवरेज से। ये स्लाइड मैंने इसलिए निकाली है कि ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी पहले लर्न कर चुके हैं जब हमने अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया था कि एक अच्छी एवरेज में क्या क्या गुण, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उन सारे पॉइंट्स में सबसे पहले मैं वहीं से अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालूंगी। सिमिलरली जब मैं आगे बढ़ूंगी, जब मैं मीडियन के मेरिट और डीमेरिट की बात करूंगी, तब भी मैं इस स्लाइड को सामने रखकर सबसे पहले इसी में मार्क करूंगी कि मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। अब मैं स्लाइड पे फोकस करते हुए और जहन में अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स को समझते हुए यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करती हूँ। एवरेज शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड और अर्थमेटिक मीन में ये मेरिट है बिकॉज इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। देन कम्स इजी टू कंप्यूट। अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूलेज आसान है, ना केवल आसानी से समझ में आते हैं बल्कि आसानी से अप्लाई भी हो जाते हैं। देन कम्स बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। याद कीजिए, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने में हमें सारी ऑब्जर्वेशंस चाहिए, हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को नहीं छोड़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये भी अर्थमेटिक मीन का मेरिट है। देन कम्स रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब होता है कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो वेरी नहीं करती। अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले को लगाने के बाद हर स्टूडेंट की कैलकुलेशन सेम आएगी, अर्थमेटिक मीन विल बी सेम। तो ये होता है रिजिडली डिफाइंड। देन दिस इज आल्सो मेरिट। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। एक अच्छी एवरेज में ये गुण होना चाहिए कि वो एक्सट्रीम आइटम से प्रभावित ना हो। लेकिन अर्थमेटिक मीन के केस में ये इसका डीमेरिट है क्योंकि अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। हम जितनी भी एवरेजेस पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में, पहली एवरेज हो गई अर्थमेटिक मीन, इसके बाद हम पार्टीशन पोजिशनल एवरेजेस पढ़ेंगे जिसमें पार्टीशन वैल्यूज की बात करेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। तो सारी एवरेजेस के अंदर अर्थमेटिक मीन जो होती है दैट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, तो ये इसका मेरिट है। देन कम्स कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अर्थमेटिक मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, सो दिस इज मेरिट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स इसी स्लाइड से हमारे पास अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स के आ गए। अब 7th पॉइंट हमने खुद बनाया। हमने कहा कि इसका मेरिट है अर्थमेटिक मीन का, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वाइडली यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, गुड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्विकली आप चाहें तो थ्योरी में यहाँ पे लिख सकते हैं। जब भी हम आंसर देते हैं, अगर हम अपने उस आंसर में फॉर्मूले से सपोर्ट करें, किसी मैथमेटिकल डिडक्शन से सपोर्ट करें, तो फिर इसका मतलब थ्योरी और खूबसूरत बनती है और अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। यहाँ जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, the sum of deviations taken from arithmetic mean is always 0. The sum of squared deviations taken from arithmetic mean is always minimum. Combined average भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Combined average का फॉर्मूला n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2। और जो लास्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की, अगर हम सीरीज के हर आइटम में से, हमारे को सीरीज गिवन है, सीरीज के हर आइटम में से अगर हम कोई स्केलर कांस्टेंट ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें विद सम स्केलर कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन भी सेम तरीके से ही अफेक्ट होता है। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड इन सेम मैनर। तो ये इसकी 4 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं और 6 हमने इसके मेरिट्स पहले से आइडेंटिफाई कर लिए। तो टोटल हमारे पास 7 मेरिट के पॉइंट हो गए फॉर अर्थमेटिक मीन। अब बढ़ते हैं हम डीमेरिट्स पे।
डीमेरिट्स में एक पॉइंट हमने पीछे आइडेंटिफाई किया है कि ये अफेक्ट होता है। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये इसका डीमेरिट है। अगर आपके डेटा सेट में लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू में बहुत वेरिएशन होगी तो फिर अर्थमेटिक मीन इससे प्रभावित होगा। आइए एक एक करके पॉइंट को डीमेरिट के देखते हैं। सबसे पहला, अर्थमेटिक मीन ओपन एंड सीरीज में कंप्यूट करने में प्रॉब्लम देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन एंड सीरीज क्या होती है, मैं आपसे बोलूं बिलो 30, फिर मैं बोलूं 30 to 50, फिर मैं बोलूं 50 to 60, फिर मैं बोलूं 60 to 75, ये ओपन एंड सीरीज है। ये कैसी सीरीज है? ओपन एंड सीरीज है। मैं आपसे बोलूं इसमें अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट करिए, तो आप कहेंगे कि मैम मैं इस सीरीज को एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस में कैसे कन्वर्ट करूं, यहाँ तो कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा। इसकी क्लास फिर 20 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है। तो ऐसी सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थमेटिक मीन को डियर स्टूडेंट्स आप ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने बताया कि जब भी थ्योरी लिखते हैं आपको अपने इंटेलेक्ट का परिचय देना चाहिए एग्जामिनर को। आपको जो जो बातें मालूम है उसको बहुत खूबसूरती के साथ आपको नेट करना चाहिए और सही समय पर आपको पॉइंट बताना चाहिए। अब मैंने कहा कि अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, और जब मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात करती हूँ अर्थमेटिक मीन के बाद, तो अर्थमेटिक मीन के बाद मैं मीडियन और मोड भी पढ़ती हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि अर्थमेटिक मीन को ग्राफिकली लोकेट नहीं किया जा सकता, जबकि अदर एवरेजेस को जैसे मीडियन को, मोड को हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आप मीडियन को कैसे ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, तो मीडियन को लोकेट कर सकते हैं हम लेस देन ओगिव मेथड से या मोर देन ओगिव मेथड से। और जो हमारा मोड है इसको हम हिस्टोग्राम से लोकेट कर सकते हैं। किससे लोकेट कर सकते हैं? हिस्टोग्राम से। तो अर्थमेटिक मीन को हम ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते, जबकि अदर एवरेजेस के अंदर ये हमारे पास तरीका है कि उनको हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं। देन कम्स क्वालिटेटिव फिनोमेना। फिनोमेना कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का वेट 60 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 59 किलोग्राम्स। और क्वालिटेटिव फिनोमिना क्या होता है? जिसको आप कोई न्यूमेरिकल नंबर असाइन नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटी। आपसे कहा गया कि भाई ये 10 लड़कियां खड़ी हैं, जजेस से कहा गया कि अब आप इनको रैंक दो ब्यूटी के 1 to 10। यहाँ पे आपने क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में नंबर को असाइन करके कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर आपके पास डेटा ऑनेस्टी का हो तो उसको, क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है, उसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की कमी है, तो जो क्वालिटेटिव फिनोमिनास होते हैं उस पर अर्थमेटिक मीन नहीं लागू हो सकता। उसके बाद आता है इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम्स। ये हमने अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन में भी देखा था कि अर्थमेटिक मीन के अंदर सारे आइटम्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सब आइटम्स की इंपॉर्टेंस रिलेटिवली ज्यादा या कम हो सकती है, तो ये भी इसका डिमेरिट है। समटाइम्स रिजल्ट्स आर मिसलीडिंग। तो जो एवरेज होती है कई बार वो सही रिजल्ट्स की ओर भी इशारा नहीं करती। मैंने अपनी क्लास के 2 स्टूडेंट्स को खड़ा किया, मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, दैट रिजल्ट्स आर मिसलीडिंग। ध्यान से देखिए, मैंने 2 स्टूडेंट्स को खड़ा किया और मैंने उनसे पूछा कि बेटा 2 सब्जेक्ट्स के आपको मार्क्स मिल गए, आपकी एवरेज क्या आई? ये बच्चा ए है और ये बच्चा बी है। इस बच्चे ने कहा कि मैम मेरी एवरेज है 50, और इसने भी कहा कि मेरी एवरेज है 50। इन दोनों की एवरेज निकली, ठीक है। अब टीचर ने कहा वेरी गुड, दोनों की एवरेज कितनी आ गई है? 50 आ गई है। तो टीचर ने कहा इसका मतलब मैं मान के चलूं कि ये दोनों बच्चे एक जैसे ही इंटेलिजेंट हैं। टीचर ने क्या कंक्लूड किया कि दोनों की एवरेज सेम है और 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनके हाथ में हैं। अगले पॉइंट पे टीचर ने पूछा कि तुम्हें जो 2 सब्जेक्ट्स आए उस क्लास टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कैसे हैं? पहले बच्चे ने कहा कि मेरे मैथमेटिक्स में भी 50 मार्क्स हैं और स्टैटिस्टिक्स में भी 50 मार्क्स हैं, तो इसकी एवरेज कितनी हो गई? 50।
दूसरे बच्चे ने कहा कि मैम मेरे स्टैटिस्टिक्स में 100 मार्क्स हैं और मेरे मैथ्स में 0 नंबर है। इसकी भी एवरेज कितनी हो गई? 50। लेकिन जो बी बच्चा है, जो बी स्टूडेंट है, वो तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। इसका मतलब ये जो एवरेज आपने निकाली है ये मिसलीडिंग है। तो एवरेज को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया जाना चाहिए। तो एवरेज द्वारा निकाले गए रिजल्ट्स कई बार मिसलीड करते हैं, फ्लैशियस होते हैं और उनको बुद्धिमत्ता के साथ समझने की जरूरत है। लास्ट देखते हैं अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मैंने स्कूल में पढ़ाने वाले कॉमर्स के टीचर्स की सैलरी पूछी। 5 टीचर्स थे, उन्होंने अपनी सैलरी बताई इन थाउजेंड्स, 80, 90, 85, 82 और लगा लीजिए 87। ये 5 टीचर्स हैं। 80,000, 90,000, 85,000, 82,000, 87,000 और मैंने इसकी एवरेज कंप्यूट कर ली। अब मैंने क्या किया कि इन 5 टीचर्स की सैलरी के साथ, ये थाउजेंड्स में थी सैलरी, इसके साथ मैंने सलमान खान की सैलरी जो वो इनकम लेता है उसको मैंने कर दिया, तो ये है 5 करोड़। ये पहले वाले जो फिगर्स हैं ये थाउजेंड्स में थे। अब सलमान खान को ऐड करने के बाद जो एवरेज है वो क्या कर गई? इन्फ्लेट कर गई, बढ़ गई। तो यहां पे इसका मतलब एक्सट्रीम वैल्यू से एवरेज प्रभावित होती है। तो जब भी आप एवरेज कंप्यूट करते हैं तो अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं आपके डेटा सेट में तो केवल एवरेज से बात नहीं बनेगी, आपको डिस्पर्जन का सहारा लेना पड़ेगा जिसको आप वेरिएशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और किसी भी क्वेरी के केस में प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड राइट योर क्वेरीज ऑन दिस phone number. Thank you so much. See you in the next video.